गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 चैप्टर नंबर हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद और देहात के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पॉइंट संविधान की ओर से प्रतिरोध के बारे में। इससे पहले हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो पॉइंट था जमींदारों और जोतदारों के बारे में, उनके उदय के बारे में, उनकी जो समस्याएं थी, जो नीलामी थी, उस नीलामी के बारे में हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो हमारी चर्चा है वो जमींदारों की ओर से प्रतिरोध, इस पॉइंट्स पर हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं, इस पर बात करने जा रहे हैं हम आपके सामने। तो ये पॉइंट है, तो हम सबसे पहले इस पर बात करते हैं आपके लिए। तो जितने भी ज़मींदार थे, ज़मींदारों की जो सत्ता थी, पॉइंट वाइज बात करेंगे हम। ज़मींदारों की जो सत्ता थी वो इस समय तक बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुई थी। पहला पॉइंट तो ये आता है, ज़मींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, जो नीलामी का रास्ता था उसके लिए उन्होंने नीलामी के लिए एक रास्ता निकालना शुरू कर दिया। उसके लिए एक रास्ता निकाला उन्होंने, और वो रास्ता क्या था, बहुत ही अच्छा रास्ता था, इंटरेस्टिंग था, और वो उन्होंने अपने तरीके से उसे अपने रूप में डाल लिया उसे। और वो था फर्जी बिक्री के रूप में। क्या था? फर्जी बिक्री। और फर्जी बिक्री क्या था आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। उसके बाद उन्होंने जो संपत्ति थी, अपनी जो संपत्ति हुआ करती थी, वो या तो वो अपनी माता के नाम कर दिया करते थे या फिर अपनी पत्नी के नाम पर कर दिया करते थे। तो उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में उस समय माता के नाम पर या पिता के नाम, जो पत्नी है उसके नाम पर जो संपत्ति हुआ करती थी उसको वो नहीं ले पाते थे। तो ये उस समय की बात थी। तो और क्या था, ज़मींदारों के जो एजेंट होते थे वो अपने एजेंट को वहाँ पहुँचा दिया करते थे और वही उनके लिए बोली लगा दिया करते थे। ऐसा भी काम हुआ करता था, ये फर्जी काम होता था। लेकिन और क्या होता था, बाहरी व्यक्ति नीलामी खरीदता तो था, खरीदने के लिए आता तो था, लेकिन होता क्या था, बाहरी व्यक्ति ने खरीद तो लिया, चलो भाई ठीक है आपने खरीद लिया, लेकिन होता क्या था कि जब वो कब्जा लेने के लिए वहाँ आता था तो उसे वहाँ कब्जा नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि वो बाहर का व्यक्ति होता था और वहाँ के जो रहने वाले ज़मींदार थे वो ऐसे व्यक्ति को वहाँ की ज़मीन कब्जाने नहीं देते थे। तो कुछ ऐसे काम थे। अब फर्जी बिक्री के अंदर अगर हम बात करें, फर्जी के बिक्री में हम बात करें तो उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। इस प्रकार की जब बोली होती थी, फर्जी जो बिक्री होती थी, उसमें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे बोली लगाई जाती थी, बार बार बोली लगती थी। क्यों लगती थी 4 बार या 5 बार बोली? इसलिए होता था ऐसा, वो कहता है कि जब बोली लगने लगती थी तो ज़मींदार क्या करता था, अपने एजेंट वहाँ पे नियुक्त कर देता था, अपने आदमी भेज देता था, वहाँ बैठा देता था। बाहरी व्यक्ति वहाँ आ नहीं पाता था, कोई आ भी जाता था तो कोई बात नहीं है, देखेंगे, चलने दो, जितनी भी नीलामी होगी देखी जाएगी। तो इस तरीके से एजेंट होते थे, वो क्या करते थे, वो बोली लगा दिया करते थे। अब संपत्ति गई 50 लाख में, ठीक है, या 40 लाख में या 30 लाख में, जितने में भी गई, तो फिर जब समय आता था, पैसे देने का समय आता था कि भाई बोलिए आपके नाम होगी, सही, ठीक है भाई, क्या नाम है, कि राम मनोहर है साहब, हमारा नाम लिख लो साहब, हमने 50 लाख में ले ली है ज़मीन, ये जगह, ये संपत्ति पूरी, ठीक है भाई, 50 लाख आपको जमा करने हैं। कब तक जमा करने हैं साहब? बोले इस तारीख को आपको जमा करने हैं। और जब जमा करने की तारीख आती थी तब कोई व्यक्ति ऐसे नाम का होता ही नहीं था, मिलता ही नहीं था कोई व्यक्ति। अभी कौन था राम मनोहर? पता नहीं साहब, हमें क्या मालूम कौन था, कहाँ से आया था, पता नहीं साहब, हमको नहीं मालूम है कौन था। बस व्यक्ति बिठा दिया गया था वहाँ पर, उसने बोली और ये काम हो गया। तो इस तरीके से हो गया पहली बार। जब व्यक्ति नहीं होता था तो फिर क्या होता था, दोबारा फिर नीलाम होती थी कि भाई अरे ये काम तो खत्म है, चलो दोबारा करो इसको नीलाम। इसी चीज़ को नीलाम करते थे, 2 बार 3 बार 4 बार इसी तरह होती थी। तो फिर नीलामी हुई, फिर ऐसे ही काम हो जाया करता था, कुछ न कुछ गड़बड़। तो ऐसा कुछ न कुछ ऐसा होता ही रहता था। और होता क्या था, अंत में क्या होता था, जो जमींदार होता था वो खुद ही अपनी ज़मीनों को कम दाम में खरीद लिया करता था कि भाई अब नहीं मिलेगा कोई, तो यार अभी को दे दो ना, कितने में दे दो, 30 लाख में दे दो भाई हमको, और 30 लाख में हो गया। राजस्व का जो टैक्स होता था वो कितना हो जाता था, वो बढ़ बढ़कर 50 लाख हो जाता था। और अपनी ज़मीन उन्होंने कितने में खरीद ली, 30 लाख में ले ली संपत्ति दोबारा से। कितने का फ़ायदा हो गया, 20 लाख का फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से फ़ायदे हो जाया करते थे। तो ये था टैक्स अदा न करने का सारा हिसाब बना दिया करते थे जमींदार, इस प्रकार के काम करते थे। जितने भी पुराने रैयत होते थे, पुराने रैयत किसान, वो जो बाहरी लोग होते थे उनको कभी आने भी नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि
उन्हें मालूम था ना कि जो हमारा ज़मींदार है वो हमारे लिए अच्छे काम कर सकता है, हमें सुविधा दे सकता है, हमें थोड़े से पैसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो दे सकता है, बाहरी व्यक्ति थोड़ी देगा हमें आके पैसे यहाँ पर। तो जो पुराने रैयत के लोग हुआ करते थे, पुराने किसान होते थे, बाहरी लोगों को वहाँ तो बिल्कुल आने भी नहीं दिया करते थे। और क्या करते थे, जितने भी पुरानी ज़मींदार थे उनसे रैयत क्या करते थे, अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते थे, ज़मीनी रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते थे उन ज़मींदारों से। तो जब ज़मीनी रूप से शुरू करते थे तो वो कहते हैं इस प्रकार से उनका काम चलता था। तो ये सारी जो जड़ें थी, सारी समस्याएं थी, वो इस प्रकार की थी। और क्या था, 19वीं सेंचुरी में मंदी का दौर धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब मंदी का दौर थोड़ा कम होने लगा, समाप्त होने लगा। तो 1790 के दशक की जो तकलीफ उस समय जो झेल गया, 1790 की तकलीफ जो झेल गया, तो समझ लो वो व्यक्ति सफल हो गया और उसने अपनी जो सत्ता थी वो मजबूत बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सत्ताएँ मजबूत होती चली गई। राजस्व भुगतान जो नियम थे वो भी अब धीरे धीरे थोड़े से लचीले बना दिए गए। भाई इतना भुगतान लाद दिया जाए किसान पर कि वो दे ही ना पाए, ऐसा ना हो। तो कुछ अच्छे विचारों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ प्रस्तुत किया गया नए तरीके से, और थोड़े से लचीले बनाए गए, हल्के थोड़े से बैंड हो जाए इस टाइप के। भाई इतना नहीं, चलो इतना ही सही, यही दे देना। अरे 20 है, 20 दे दो, चलो छोड़ो साहब, 20 नहीं 18 है, ठीक है चलो 18 लो, चलो लाओ दो, राजस्व हो गया, ठीक है भाई हो गया काम, दो। तो इस तरीके से थोड़ा सा लचीला रुख अपनाया गया। और क्या हुआ, जमींदार की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे मजबूत होने लगी, जमींदार की सत्ता मजबूत होने लगी। और लेकिन वो कहता है कि 1930 में, है ना, फिर धीरे धीरे आते आते वही हाल हो गया जो पहले जैसा हाल था, फिर वही हाल हो गया। अब क्या हुआ, जोतदार वही पहले की तरह, जोतदार मजबूत होते चले गए, जमींदार कमज़ोर हो गए, थोड़ा परेशानी, वही परेशानी फिर दोबारा से खड़ी होगी, वही समस्या फिर खड़ी होगी। चलिए ये चीज़ थी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5th रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, क्या रिपोर्ट थी 5वीं रिपोर्ट क्यों कहते हैं ऐसे? भाई जब अंग्रेजों ने इसे प्रस्तुत किया तब ये पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। तो ये जो 5वीं रिपोर्ट थी ना, इस रिपोर्ट के बारे में है ये बात, इन रिपोर्ट्स के बारे में नहीं, हम इस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। 5th रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस 5th रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं आपसे। ये रिपोर्ट 1813 में शुरुआत हुई, कब हुई? 1813 ईस्वी में, 1813 में इसकी शुरुआत हुई और ब्रिटिश संसद के अंदर इसे पेश किया गया था। कहाँ पर? ब्रिटिश संसद के अंदर पेश किया गया। ये उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में और उनके कार्यकाल या उनके कार्यकलाप, इन सभी चीज़ों के बारे में थी, ठीक है। तो उसके प्रशासन के बारे में और उसके कार्यकलाप के बारे में, यानी उन्होंने क्या क्या काम किया है यहाँ पर, उसके बारे में ये 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1002 पेज थे इस पूरी रिपोर्ट में। कितने पेज थे? 1002 पेजेस थे, और उनमें से 800 से अधिक में जमींदार जो रैयत थे उनकी जो है ना प्रस्तुतियाँ रखी गई थी उसमें। 800 से अधिक पेजों में जमींदार की रैयत, जमींदारी रैयत की, तो इतने पेजेस प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर की रिपोर्ट लगाई गई उसमें। और क्या था उसमें? राजस्व जो था उसकी भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसकी डिटेल दी गई थी कि कितना राजस्व लिया जाता रहा है, इतने से इतने समय के बीच, इतने से इतने समय के बीच क्या क्या लिया गया, लोगों से क्या क्या वसूला गया। 1760 के दशक में, 1760 के दशक में के मध्य से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, उसने बंगाल में जब कदम रखा था 1760 में पहली बार, तब से लेकर अब तक की सारी रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ तक बंगाल से शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारोबार और कैसे पूरे भारत में फैलता चला गया, उसकी ये रिपोर्ट। तब से इंग्लैंड EIC पर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर बारीकी से नज़र रखने लगा था कि भाई ये करते क्या है।
सुना है, माल तो बहुत आता है, पर वो हमारे पास तो आता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। इतना ही आता है हमारे पास, इतने में से इतना ही आता है, इतना कहाँ चला जाता है पता नहीं। तो ये हो क्या रहा है, इसके लिए नज़र रखना शुरू किया गया। ब्रिटेन में बहुत से समूह थे जो EIC का जो व्यापार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था, उनका एकाधिकार था भारत के व्यापार पर। यहाँ एकाधिकार था, अकेले वो पूरा व्यापार संभालते थे, पूरा व्यापार देखते थे। तो ब्रिटेन में बहुत से समूह थे जिन्होंने EIC के व्यापार पर एकाधिकार का विरोध किया, बहुत बार विरोध किया कि भाई इनको ही क्यों दे रखा है, हमको क्यों नहीं देते, हमें भी दे दो, थोड़ा इन्हें भी, थोड़ा इन्हें भी, इन्हें भी, तो हम सबको अधिकार मिलना चाहिए, सिर्फ इन्हीं के पास सारा अधिकार क्यों है। तो ये अधिकार, इस अधिकार के लिए उन्होंने विरोध करना शुरू किया। ये था विरोध उनका। ब्रिटेन के व्यापारी भारत से व्यापार करना चाहते थे। ब्रिटेन के बहुत सारे व्यापारी थे जो भारत से व्यापार करना चाहते थे, पर ईस्ट इंडिया कंपनी वो नहीं आने देना चाहती थी ऐसे लोगों को भारत के अंदर व्यापार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जितने भी कारोबारी थे, जो व्यापारी थे, वही व्यापार कर सकते थे भारत के अंदर। बाजार के रास्ते खोलने के लिए उन्होंने इजाज़त मांगना शुरू किया कि ब्रिटेन के जितने भी व्यापारी थे, उन्होंने कहा कि भारत में बाजार के लिए रास्ते दिए, हमको भी दीजिए, हम भी चाहते हैं कि हमें भी अधिकार मिले और हम भी इस तरीके से व्यापार करें। लेकिन उनके लिए कोई रास्ता तैयार नहीं किया गया। कई राजनीतिक समूहों का क्या कहना था, उन समूहों का ये कहना था कि EIC का जो व्यापार है, उस व्यापार का लाभ केवल EIC को ही मिल रहा है, पूरे ब्रिटेन को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो भैया पूरे ब्रिटेन को इसका लाभ मिलना चाहिए। वो चाहते थे, सारे व्यापारी ये चाहते थे कि इसका लाभ जो है वो सिर्फ EIC को नहीं बल्कि सबको मिलना चाहिए। कंपनी का जो कुशासन था और जो उसका भ्रष्टाचार था, कौन सी कंपनी, EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो कुशासन चल रहा था और जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उसकी बातें ब्रिटेन के अखबारों में लगातार छपती रहती थी, लगातार छपती रहती थी। और उससे पता चलता था कि EIC भारत के व्यापार पर क्या कर रही है, वहाँ क्या प्रस्तुत कर रही है, किस तरीके से टैक्स लेती है, किस तरीके से राजस्व लेती है, वो किस तरीके से कार्य कर रही है वहाँ पर, उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता था। कंपनी फिर हुआ क्या, जो ब्रिटिश शासन था उस शासन ने कंपनी में सुधार के लिए कई अधिनियम प्रस्तुत किए। वहाँ पर ब्रिटेन की संसद में कई अधिनियम प्रस्तुत किए गए सुधार के लिए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वो भारत के व्यापार की रिपोर्ट नियमित रूप से भेजे। तो भाई आप रिपोर्ट भेजिए, पहले तो आप रिपोर्ट ही नहीं सही तरीके से भेजते, रिपोर्ट भेजिए। तो बाध्य कर दिया गया, आप रिपोर्ट भेजनी है, आपको लगातार सही तरीके से रिपोर्ट भेजनी है। और क्या हुआ, कंपनी के कामकाज की जांच के लिए कई समितियां भी बनाई गई। भाई कंपनी की जांच करनी है तो कई समितियां बनाई है, जिससे कि ये पता चलेगा कि ये किस तरीके के कार्य कर रहे हैं और किस तरीके के नहीं कर रहे हैं, उनसे ये पता चलेगा। और क्या होगा, जो 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस 5वीं रिपोर्ट के लिए एक प्रवर समिति द्वारा इसे तैयार किया गया था। इसके द्वारा, प्रवर समिति के द्वारा तैयार किया गया था, जिसने भारत में EIC के शासन के स्वरूप पर, भारत में EIC का जो शासन था, उसका जो स्वरूप था, उसका जो गठन था, जिस तरीके से किया गया था, उसके स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद के आधार पर बनी थी। तो ये बहुत ही अलग तरीके से बनके तैयार हुई थी। वहाँ बहुत वाद विवाद हुआ और वो प्रवर तैयार कर दी गई और भेज दिया गया उनसे भारत में व्यापार करने के लिए, जाओ भाई आप क्या करो, जल्दी जल्दी सब कुछ करके भेज दिया गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें तैयार की गई हैं। इस तरीके से जब ये चीज़ें तैयार, एकदम से कभी कोई चीज़ तैयार होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां, कोई ना कोई खामियां रह जाती हैं और वही आगे चल के लोगों को परेशान करती हैं। और यही यहाँ पर हो रहा था। इस रिपोर्ट में उपलब्ध जो साक्ष्य थे, वो साक्ष्य बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य थे, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसीलिए इन साक्ष्यों को पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी था। साक्ष्य आप जल्दी जल्दी में पढ़ लेंगे तो शायद आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं, कुछ समझ में ना आए, लेकिन इनको सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा कहा गया था। तो बहुत बहुमूल्य साक्ष्य थे। ये थी 5वीं रिपोर्ट और पॉइंट बहुत सही हैं, अच्छे हैं। आप इन्हें एक बार फिर दोबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसको दोबारा से देखिएगा एक बार, तो आपको दोबारा से समझ में आने लगेगा कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं।
तो हमने 14-15 आपको पॉइंट्स बताए, सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने लायक हैं, पढ़ने लायक हैं, समझने लायक हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कुदाल और हल। तीसरा पॉइंट है इसका इस एपिसोड में हमारे। तो कुदाल और हल, अब ये रहा कुदाल और हल। हल संथाल प्रयोग करते थे, कुदाल पहाड़ी लोग यूज़ करते थे, तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था इनके अनुसार। तो कुदाल और हल ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, समझ लेते हैं इसके बारे में। चलिए बात करते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कुदाल और हल राजमहल की पहाड़ियों के बारे में। राजमहल की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें क्वेश्चन भी बन के आता है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ किस प्रकार से होती थी? बोला बुकानन एक व्यक्ति था अंग्रेज, उसने वो यहाँ पर आया था और उसने यहाँ का दौरा किया था। तो दौरा करने के बाद उसने यहाँ का वर्णन लिखा है अपनी डायरी में, और उसने जो वर्णन लिखा उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें उसने स्पष्ट की हैं। ठीक है, उसने कहा कि जो है राजमहल की पहाड़ियाँ जो है ना वो बिल्कुल अभेद्य लगती हैं। कैसी लगती थी? अभेद्य। अभेद्य माने जिनको भेदा नहीं जा सकता, अभेद्य। तो राजमहल की पहाड़ियाँ इस प्रकार की पहाड़ियाँ थी। और क्या लिखा उसने? उसने लिखा कि ये बहुत खतरनाक इलाका था, यहाँ पर बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत जुटा पाते थे। और क्या पॉइंट्स थे? और उसने क्या बोला? और उसने बोला, बुकानन बोलता है कि मैं जहाँ भी गया, उसने लिखा है अपनी डायरी में कि मैं जहाँ भी गया उसने निवासियों का जो व्यवहार था वो अपने प्रति शत्रुतापूर्ण पाया। यानी कोई भी उसके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करता था, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता था, सही तरीके से बोलता नहीं था। पानी मांगा किसी से, पानी दे दो, दिया नहीं दिया। आपको कोई इग्नोर करे, बार बार आप किसी से बात करें, आपको कोई इग्नोर करे बार बार, मैं कहूँगा आपसे, अरे बेटा ये क्वेश्चन पढ़ लेना, एक पीरियड मेरा चल रहा है 40 मिनट्स का, बेटा ये क्वेश्चन पढ़ लेना, याद कर लो बेटा, थोड़ा खाली को बैठे याद कर लो। एक बार बोला, देखा आप लोग उधर कर रहे हो, फिर मैंने बोला बेटा पढ़ लो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ो। आपने फिर इग्नोर कर दिया, फिर नहीं पढ़ा। अबे क्या कर रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा भाई? कान पकड़ लिया मैंने आपका, हाँ, और कान पकड़ के हिला दिया। तो ये इग्नोर करने वाली बात होती है। तो हिलाया मैंने, क्या है सर? पढ़ रहा हूँ सर, है ना? तो इस तरीके की बातें हो जाती हैं। तो ये इग्नोर इसको बोलते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी को, उसकी बात को स्पष्ट तरीके से समझना चाहिए। समझ जाएँ आप तो उसका उत्तर भी आपको सही लहजे में देना चाहिए। ये चीज़ होती है। जब इग्नोर करता है आदमी तो थोड़ी सी गुस्सा चढ़ जाती है। तो बुकानन कहता है कि मुझे भी बड़ा अजीब लगता था, शत्रुतापूर्ण लगता, मुझे लगता था यार ये लगता है अजीब लोग हैं, वैसे शत्रुता मानती है क्या? मैं तो बड़ा सही हूँ और बढ़िया तरीके से इनके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ, पर ये कुछ अजीब तरीके से मेरे सामने मुझे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसे थोड़ा खराब लगता था इन चीज़ों को लेकर। बुकानन जहाँ भी गया वहाँ के बारे में उसने बहुत ही सही बातें अपनी डायरी के अंदर लिखी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बुकानन ने अपनी डायरी के अंदर प्रस्तुत किए। तो कुदाल और हल का जो पॉइंट है वो यहीं तक है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आएगा वो पहाड़ी लोगों के बारे में और उसके जीवन के विषय में आएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोगों का पॉइंट यहीं पर रहने देते हैं। सो गाइस, थैंक यू एवरीवन।